So, very good morning, students. Today we will discuss about the screw pump. In my today is 1st May 2020, and already in my previous classes we have discussed about the lobe pump, gear pumps, gyrotor pump, and in today class we will discuss about the screw pump. I am sharing this presentation with you, and you have to. And after that, in my class, after the understanding of the screw pump, we will see some animation video, and we will gain some knowledge how the screw pump work. Okay. So at first, screw pumps are one of the most reliable pumps and perform very efficiently at a considerable low level of noise. स्क्रू पंप क्या है? इस वेरी रिलायबल पंप है वो। ये कोई भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। और सबसे बड़ा जो इस पंप का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इस टाइप का पंप में कोई नॉइज नहीं होता है, क्योंकि जब गियर पंप में क्या होता है कि गियर पंप में जब मोशन होता है तो मे बी वहाँ पे नॉइज बढ़ सकता है, मे बी वहाँ पे नॉइज होता है, बट इस टाइप का पंप में कोई नॉइज नहीं होता है। और फॉर दैट केस इट मेक्स मोस्ट सुइटेबल फॉर ऑल अदर the purpose of the screw pump. So at first I will see the what is the introduction of this screw pump. Here it is written that screw pumps are classified as positive constant displacement rotary pump. Here you can see one screw pump where the fluid is entering from this yellow side, right, is entering from the yellow arrow side, and after that, according to the movement of the shaft, there is a universal coupling is added. According to the movement of the shaft, whole fluid is going through the screw, and there's a red color is here, it is shown, it is the fluid which is compressed due to the rotation of the screw, and after getting the pressure, after increasing the pressure, and after completing the process, this fluid is compressed and getting power, and it is discharged from the outlet. So here it is written screw pumps are classified as positive constant displacement rotary pumps. The one screw pump is called as progressive cavity pump. Why it is progressive cavity pump? I know that cavity means there is a vacuum, there is a suction. ओके, सो इट्स अ प्रोग्रेसिव कैविटी पंप। मतलब जब देखो यहाँ पे एक यूनिवर्सल कपलिंग लगा हुआ है, और यहाँ पे ये जो रोटेशन दिखाया गया है, ये रोटेशन मेरा शैफ्ट का रोटेशन है। तो अगर मान लो ये शैफ्ट अगर मोटर के साथ कनेक्टेड है, तो जब मोटर का शैफ्ट रोटेट करेगा तब ऑब्वियसली ये जो शैफ्ट है ये शैफ्ट रोटेट करेगा। जब ये शैफ्ट रोटेट करेगा तब ऑब्वियसली इसमें जो गियर लगा हुआ है ये गियर रोटेट करेगा। ये गियर के साथ जो यूनिवर्सल कपलिंग जो एक लिंक लगा हुआ है ये लिंक रोटेट करेगा। ये जब लिंक रोटेट करेगा तब ये क्या होगा, ये जो कपलिंग, ये जो लिंक लगा हुआ है ये रोटरी मोशन देगा। बट ये क्या मोशन देगा, ये भी मुझे रोटरी मोशन देगा, ये रोटरी मोशन देगा। तो जिसके वजह से जो स्क्रू है, जो मेरा एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्क्रू, जो एक्चुअल कंपोनेंट्स ऑफ दिस स्क्रू है वो क्या है, वो रोटेट करेगा। देखो यहाँ पे अगर ये स्क्रू रोटेट करता है कंटिन्यूअसली, दिस इज सिंगल स्क्रू रोटर, अगर ये कंटिन्यूअसली रोटेट करता है तो यहाँ पे जो रेडिश कलर में जो फ्लूइड को शो किया गया है वो रेडिश कलर, वो फ्लूइड क्या होगा, वो फ्लूइड कंप्रेस्ड होगा, उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा, वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी गेन करेगा, और उसके बाद वो डिस्चार्ज से निकल जाएगा। बाय फार द लार्जेस्ट एप्लीकेशन ऑफ स्क्रू पंप्स आर ऑफ द 3 स्क्रू काइंड। जो प्रोग्रेसिव कैविटी पंप मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं कि पंपिंग एक्शन मतलब क्या है कि जब दोनों गियर एक दूसरे के साथ मेस करता है, उसके बाद जब एक तीत दूसरा तीत को छोड़ के नेक्स्ट तीत के साथ मेसिंग करने जाता है तो बीच में एक गैप जनरेट होता है। वो गैप जनरेट होने की वजह से बीच में एक सक्शन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली स्क्रू का जो रोटेशन होता है, यहाँ पे जो कंटिन्यूअसली स्क्रू का रोटेशन होगा तो ऑब्वियसली सक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ऑब्वियसली सक्शन जनरेट होगा। तो पहला रोटेशन कौन दे रहा है, पहला रोटेशन मेरा मोटर का शाफ्ट दे रहा है। मोटर का शाफ्ट जब रोटेशन करेगा तब ये जो गियर लगा हुआ है ये रोटेशन करेगा, ये गियर जब रोटेशन करेगा, जो यहाँ पे जो कपलिंग लगा हुआ है ये रोटेशन करेगा, ये जब कपलिंग रोटेशन करेगा तब इसके सहारे ये जो स्क्रू जो कनेक्टेड हुआ है वो स्क्रू रोटेशन करेगा। जब स्क्रू रोटेट कर रहा है तब स्क्रू का जो मोशन क्या होता है, स्क्रू का मोशन होता है लीनियरली, बट इफ यू सी द मोशन ऑफ द स्क्रू दैट टाइम यू
can see the one thread of the screw is going to like in the forward direction. तुम लोग ध्यान देना, अगर स्क्रू को हम लोग अगर रोटेट करते हैं, कोई स्क्रू को अगर हम लोग रोटेट करते हैं, जहां पे स्क्रू का जो स्पिंडल के ऊपर जो स्क्रू का थ्रेड वो स्प्लाइन मोशन, स्प्लाइन कर्व के जैसा दिया हुआ है, देखो दिस इज द स्प्लाइन कर्व, राइट, दिस थ्रेड आर इन द स्प्लाइन शेप. तो ये अगर कंटिन्यूअसली रोटेट करेगा तो ऊपर से मुझे देखने लगता है कि वन थ्रेड इज गोइंग टू फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन. एक्चुअली ये होता नहीं है, बट जो मोशन होता है, जो स्क्रू के सराउंडिंग्स में जो मोशन होता है, वो मोशन फॉरवर्ड मोशन देता है. तो जब फॉरवर्ड मोशन देता है, इसका मतलब अगर उस सिलेंडर के अंदर जो फ्लूइड है वो फ्लूइड को फॉरवर्ड मोशन देगा. लेकिन जब फ्लूइड नहीं रहता है, मान लो ये अभी ब्लॉक्ड है और ये कंटिन्यूअसली ये जो मोटर है, ये मोटर रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये गियर भी रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे ये स्क्रू फॉरवर्ड मोशन देगा. फॉरवर्ड मोशन देगा जो मतलब ये जो वैक्यूम क्रिएट होगा, ये सक्शन क्रिएट होगा, ये फॉरवर्ड सक्शन क्रिएट होगा, प्रोग्रेसिव सक्शन क्रिएट होगा. दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड द वन स्क्रू पंप इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव कैविटी पंप. By far the largest application of screw pumps are of the three screw kind. Screw pump तीन टाइप का होता है, one single screw pump, double screw pump and three screw pump. Okay, this pump consists essentially of three intermeshing helical thread screws housed inside a chamber with the inlet and outlet. तो हम लोग जब थ्री स्क्रू पंप के बारे में हम लोग बात करेंगे, तब हम लोग इस चीज को देखेंगे कि थ्री स्क्रू पंप पे कैसे यूज कर रहा है. फिलहाल तुम लोग के सामने जो डायग्राम दिया गया है, वो डायग्राम एक सिंगल स्क्रू पंप का है, जहां पे तुम लोग को अगर वर्किंग प्रिंसिपल खुद से लिखना है तो तुम लोग इस तरीके से लिख सकते हो कि स्क्रू पंप एक गियर के स्क्रू पंप का जो मेन शाफ्ट होता है, दिस इज माय मेन शाफ्ट, दिस इज कनेक्टेड विद द मोटर शाफ्ट. एंड ये शाफ्ट अगर रोटेट करता है तो ये शाफ्ट के साथ कपलिंग के थ्रू से एक लिंक लगा हुआ रहता है, विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल कपलिंग. उसके बाद ये लिंक अगर रोटेट करेगा तो यहाँ पे जो गियर लगा हुआ है वो रोटेट करता है. गियर जब रोटेट करता है तब स्प्लाइन कर्व थ्रेड वाला जो स्क्रू है, सिंगल जो स्क्रू है, वो रोटेट करता है, जिसकी वजह से एक वैक्यूम क्रिएट होता है, एक सक्शन जनरेट होता है. ये जो सक्शन जनरेट होता है तब हाई प्रेशर चेंबर से, जो येलो कलर का एरो में दिखाया गया है, हाई प्रेशर चेंबर से ऑयल सक्शन पोर्ट के थ्रू से अंदर आता है और उसके बाद स्क्रू का मोशन के वजह से, स्क्रू का जिस तरीके से प्रोग्रेसिव मोशन होता है, प्रोग्रेसिव मोशन के वजह से जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है वो फ्लूइड कंप्रेस्ड होता है, एंड फ्रॉम द इनलेट इट इज compressed and it is discharged to the discharge out portlet, discharge port. Okay, so the next is what are the types of screw pump. Types of screw pump is one screw pump, two screw pump and three screw pump. What are the exploded view of a screw pump? This is the exploded view of a screw pump. Look here, here is a two screw pump is given. दो स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है. देखो यहाँ का जो मोशन है, यहाँ का जो थ्रेड का जो मोशन है, दैट इज स्प्लाइन कर्व में उसका जो थ्रेड बना हुआ है. तो ये जो पहला वाला स्क्रू अगर रोटेट करेगा तो दूसरा वाला स्क्रू भी ऑब्वियसली रोटेट करेगा. तब जब दोनों स्क्रू रोटेट करेगा तो इसका जो मोशन प्रोग्रेसिव मोशन होगा. सो यहाँ पे मेरा फ्लूइड इनटेक हो रहा है. एटमॉस्फेरिक वेंटिंग मतलब अगर कोई भी एटमॉस्फेरिक एयर ज्यादा रह जाता है तो फ्लूइड के अंदर, तो वो यहाँ से वेंट हो जाता है, क्योंकि जब भी मैंने फ्लूइड को कंप्रेस्ड करता हूँ तो फ्लूइड के अंदर जितना एयर बबल्स होता है वो एयर बबल्स निकल जाने की कोशिश करेगा. सो एटमॉस्फेरिक वेंटिंग से एयर बबल निकल जाता है. उसके बाद ये फ्लूइड कंटिन्यूअसली रोटेट करता है, मिक्सिंग होता है. मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये स्क्रू और ये स्क्रू एक दूसरे के साथ थ्रेडेड नहीं है, बट इस कंडीशन में जाके दोनों थ्रेडेड हो गया. इसका मतलब ये स्क्रू जब रोटेट कर रहा है तब सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड विल बी कंप्रेस्ड. ये वाला जो स्क्रू रोटेट कर रहा है उस टाइम सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड विल बी कंप्रेस्ड. दोनों कंप्रेस्ड होते होते प्रोग्रेसिव मोशन की वजह से आगे की तरफ जाता है. एक सर्टेन जगह में, एक सर्टेन पोजीशन में आके दोनों स्क्रू मिक्सिंग हुआ. दोनों स्क्रू जब मिक्सिंग हुआ तो दोनों साइड से, ये स्क्रू के वजह से सम अमाउंट ऑफ फ्लूइड इस पोजीशन में आया है, ये स्क्रू के वजह से सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड इस पोजीशन में आया है. तो दोनों फ्लूइड के अंदर ऑलरेडी प्रेशर जनरेट हुआ है. अब यहां से क्या शुरू होता है, यहां पे दोनों स्क्रू जब रोटेट कर रहा है तब वो एक दूसरे के साथ थ्रेडिंग पे रोटेट कर रहा है. इसका मतलब वो दोनों थ्रेडिंग के बीच जितना फ्लूइड मेरा रहता है वो फ्लूइड क्या होता है, वो फ्लूइड और भी ज्यादा कंप्रेस्ड होता है. उसके बाद फिर और भी आगे जाएंगे तो एरिया छोटा हो जाता है. एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा हुआ मतलब ऑब्वियसली वो फ्लूइड का वेलोसिटी बढ़ गया, और जो प्रेशर, वो सिंगल प्रेशर में उस फ्लूइड उस क्रॉस सेक्शन एरिया से निकलने का कोशिश करेगा. बट बीच में यहाँ पे स्क्रू का जो थ्रेड है वो कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है, जिसका मतलब यहाँ पे अगर उस फ्लूइड के अंदर 5 न्यूटन पर mm² प्रेशर जनरेट हो रहा है, यहाँ पे अगर दोनों स्क्रू का मिक्सिंग के वजह से अगर 10 न्यूटन पर mm² प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 15 न्यूटन पर mm²
मीटर स्क्वायर प्रेशर जनरेट हो सकता है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इस तरीके से पहला कंडीशन में थोड़ा कम प्रेशर जनरेट किया जाता है, दूसरा कंडीशन में दोनों स्क्रू का मेसिंग की वजह से थोड़ा ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है, और तीसरा कंडीशन में क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है और स्क्रू का कंटिन्यूअस मेसिंग की वजह से दोनों थ्रेड के बीच जितना सारा अमाउंट ऑफ फ्लूइड जम स्टोर हो ट्रैप्ड होता है वो फ्लूइड फुल्ली कंप्रेस्ड होके डिस्चार्ज होके निकल जाता है। सो दीज आर द एक्सप्लोडेड व्यू ऑफ अ स्क्रू पंप। नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ स्क्रू पंप? वर्किंग ऑफ स्क्रू पंप क्या बोल रहा है कि द पंपिंग लिक्विड फ्रॉम द इनलेट is trapped between the teeth of the idler screws. As we have already seen that in my gear pump, in the gyrotor pump, in the lobe pump, when two gears are meshed, जब दोनों गियर जब मेस करता है और उसके बाद जब मेसिंग छोड़ के नेक्स्ट टीथ की तरफ आगे बढ़ता है तो बीच में एक वैक्यूम जनरेट होता है, कैविटी जनरेट होता है, एक सक्शन जनरेट होता है। वो सक्शन के वजह से इनलेट से सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द हाई प्रेशर चेंबर सक्शन पोर्ट के थ्रू से वो पंप का चेंबर के अंदर घुसता है। उसके बाद गियर का कंटिन्यूअस मेसिंग के वजह से जितना सारा फ्लूइड ट्रैप्ड होता है दोनों टीथ के बीच, उस टाइम उतना फ्लूइड का ऊपर प्रेशर जनरेट होता है, उतना फ्लूइड के ऊपर पावर जनरेट होता है। सो व्हाट इज द लाइन, द पंपिंग लिक्विड फ्रॉम द इनलेट इज ट्रैप्ड बिटवीन द टीथ ऑफ द आइडलर स्क्रूज। तो दोनों आइडलर स्क्रूज के बीच में जो पंप फ्लूइड पंप होके पंप चेंबर से आता है वो ट्रैप होता है। Though continuous, the flow can be considered as a series of packets lying between a set of two adjustment threads of the idler. दोनों जो आइडलर स्क्रू रहता है वो दोनों आइडलर स्क्रू के जो मेसिंग की वजह से जो वैक्यूम जनरेट होता है वो वैक्यूम की वजह से ऑयल आया। ऑयल आने के बाद मैं पिछला साइड में जा रहा हूँ, देखो यहाँ से मेरा ऑयल एंट्री हुआ। अब यहाँ के ऑयल एंट्री होने के बाद ये स्क्रू आइडलर स्क्रू भी रोटेट कर रहा है, ये आइडलर स्क्रू भी रोटेट कर रहा है, या इस कंडीशन में दोनों स्क्रू आइडलर है, राइट। एक्चुअल दोनों स्क्रू आइडलर है तो फ्लूइड मेरा यहाँ पे एंट्री हुआ, इस स्क्रू के रोटेशन की वजह से फ्लूइड आगे की तरफ जाएगा, ये स्क्रू का रोटेशन की वजह से फ्लूइड आगे की तरफ जाएगा। क्योंकि स्प्लाइन कर्व क्या करेगा, जब रोटेट करेगा तब फ्लूइड को, मैंने क्या बोला, जब स्क्रू जब रोटेट करता है अपना एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जब स्क्रू रोटेट करता है इस डायरेक्शन में, अपना ये मेरा मान लो स्क्रू का एक्सिस है, ये जब रोटेट करेगा ड्यू टू द हेलिकल शेप ऑफ द थ्रेड, ये क्या करेगा, हर एक हेलिकल शेप वो दोनों थ्रेड के बीच जो फ्लूइड जमा हो जाता है, जो स्टोर होता है दोनों फ्लूइड के बीच, उसको बैक थ्रस्ट देगा, मतलब प्रेशर क्रिएट करेगा। तो मान लो यहाँ पे मेरा एक थ्रेड है, यहाँ पे मेरा एक थ्रेड है, यहाँ पे मेरा एक थ्रेड है, और अगर स्क्रू अगर इस तरीके से रोटेशन करना शुरू करता है तो ये जो थ्रेड है ये कंप्रेस करेगा, आगे की तरफ भेजेगा। नेक्स्ट जो थ्रेड है ये भी कंप्रेस करेगा, आगे की तरफ भेजेगा। नेक्स्ट जो थ्रेड है वो भी कंप्रेस करेगा, आगे की तरफ भेजेगा। इस तरीके से दोनों स्क्रू के वजह से जितना सारा फ्लूइड है वो एक सिंगल पैकेट के जैसा वो आगे की तरफ मोशन देगा। जब भी दोनों स्क्रू मेस करेगा उस मेसिंग कंडीशन में फ्लूइड का प्रेशर और भी ज्यादा जनरेट होगा। The rotation of the driver causes each packet of trap liquid to move progressively forward in the axial direction and ultimate to the outlet। मैंने अभी बोला कि ये मान लो स्क्रू का एक्सिस है, तो यहाँ पे स्क्रू का जो थ्रेड दिया गया है वो मेरा क्या है, हेलिकल टाइप का है, स्प्लाइन टाइप का कर्व का थ्रेड दिया गया है। तो जब भी वो हेलिकल स्प्लाइन, जब भी वो स्क्रू का जो एक्सिस है, स्क्रू का जो शैफ्ट है वो जब रोटेट करता है तो वो स्प्लाइन कर्व भी रोटेट करता है, लेकिन वो रोटेशन एक्चुअल करता है बट जो मोशन देता है वो मोशन मेरा फॉरवर्ड मोशन देता है। तो जितना सारा ऑयल पहला वाला स्क्रू का थ्रेड में स्टोर होता है, ट्रैप्ड होता है, वो ऑयल उस थ्रेड के वजह से एक बैक थ्रस्ट मिलता है, पीछे से एक थ्रस्ट मिलता है, जिसकी वजह से वो फ्लूइड प्रोग्रेसिवली सेकेंड स्क्रू में आता है। फिर सेकेंड स्क्रू जब फिर सेकेंड थ्रेड में आता है, फिर सेकेंड थ्रेड उसको बैक पीछे फ्लूइड का बैक में एक थ्रस्ट क्रिएट करता है, वो फिर थर्ड थ्रेड में आता है। फिर थर्ड थ्रेड जब रोटेशन करता है तो वो एक थ्रस्ट क्रिएट करता है फ्लूइड के बैक में, तो फ्लूइड सामने की तरफ जाता है। तो इस तरीके से वो प्रोग्रेसिव मोशन मेंटेन करके एक्सियल डायरेक्शन में आउटलेट से डिस्चार्ज हो जाता है। For each turn of the divert, the displacement is a constant quantity. Obviously, देखो ये जो स्क्रू है, राइट, ये स्क्रू का एक थ्रेड के साथ दूसरा थ्रेड के बीच जो गैप है वो ऑब्वियसली होल थ्रेड के बीच वो मेंटेन होता है। अगर मान लो स्क्रू के बीच 50 थ्रेड्स है तो हर एक दोनों थ्रेड के बीच जो गैप होगा दैट विल बी कांस्टेंट फॉर द ऑल 50 थ्रेड्स। तो दोनों फ्लूइड के बीच अगर जो दोनों थ्रेड के बीच अगर गैप सब थ्रेड के लिए कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट
गैप के लिए जो फ्लूइड मेरा दोनों थ्रेड के बीच स्टोर होता है वो फ्लूइड भी कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड होगा। तो मान लो ये मेरा 1 नंबर थ्रेड है, यहाँ पे मेरा 2 नंबर थ्रेड है, यहाँ पे मेरा 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। तो ये जो मेरा थ्रेड होगा और यहाँ पे जो थ्रेड नंबर 1 थ्रेड नंबर 2 ये दोनों थ्रेड के बीच जो फ्लूइड स्टोर होगा, दो थ्रेड नंबर 2 एंड थ्रेड नंबर 3 उन दोनों के बीच में भी सेम फ्लूइड स्टोर होगा, बिकॉज दोनों थ्रेड के पूरा सब थ्रेड के बीच जो वॉल्यूम मतलब जो स्पेस है वो कांस्टेंट स्पेस है। इसीलिए सर्टेन जो सेम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हमेशा स्टोर होता है वो स्क्रू का थ्रेड के बीच। और जब ये स्क्रू रोटेट करना शुरू करता है तब कंटिन्यूअस बेसिस में वो प्रोग्रेसिव मोशन मिलता है उसको, और एक्सियल डायरेक्शन में वो फ्लो कंटिन्यूअसली फ्लूइड कंप्रेस्ड होते 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 एक बार डिस्चार्ज पाइप से वो डिस्चार्ज हो जाता है। सो दिस इज नाउ कंटिन्यूअस रोटेशन कॉज ए कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ ए लिक्विड टू बी पुश्ड आउट ऑफ द एग्जिट एट ए कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ लिक्विड। मैंने अभी बोला कि जो थ्रेड होता है वो दोनों थ्रेड के बीच कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ट्रैप्ड होता है, तो कंटिन्यूअस स्ट्रीम कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कंटिन्यूअस बेसिस में उसके ऊपर प्रेशर जनरेट होता है, पीछे से एक थ्रस्ट मिलता है जिसकी वजह से वो प्रोग्रेसिव मोशन मेंटेन करता है और एग्जिट से वो कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ लिक्विड मेरा डिस्चार्ज होता है। द फ्लो रेट इज ए फंक्शन ऑफ द स्पीड। फ्लो रेट क्या है, जितना स्पीड मेरा फंक्शन ऑफ द स्पीड मतलब q इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी मेरा जितना होगा उस हिसाब से मेरा स्क्रू पंप से मेरा डिस्चार्ज होगा। and of rotation and also depends as the cube of diameter of the power rotor, the speed is relatively low। obviously स्क्रू मेरा जैसे गियर रोटेट करता है फुल स्पीड में, स्क्रू मेरा उतना स्पीड में रोटेट नहीं करता है। स्क्रू का जो मोशन है वो स्लो मोशन है, इसीलिए वो स्क्रू स्लो मोशन में जितना ट्रैप्ड ऑयल जमा होता है स्क्रू का दोनों थ्रेड के बीच, जितना ऑयल ट्रैप्ड होता है वो ऑयल के ऊपर वेरी स्लो मोशन में प्रेशर जनरेट करता है, जिसकी वजह से फ्लूइड का हर एक मॉलिक्यूल्स के ऊपर वो प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो 1 नंबर थ्रेड दो नंबर थ्रेड के बीच जो मेरा 2 नंबर थ्रेड के बीच जो गैप है, इस थ्रेड में जो फ्लूइड ट्रैप्ड होगा, 2 नंबर की थ्रेड और 3 नंबर थ्रेड के बीच जो गैप है, इस थ्रेड के बीच जो गैप है उस गैप में भी फ्लूइड में ट्रैप्ड है। तो इसकी वजह से ये स्लोली रोटेट जब करता है तो कंटिन्यूअस बेसिस में प्रेशर को जनरेट करता है फ्लूइड के अंदर, और जिसकी वजह से इसका मोशन इजीली स्लो है तो पूरा प्रेशर जितना फ्लूइड दोनों थ्रेड के अंदर ट्रैप्ड होता है उतना फ्लूइड के अंदर पूरा प्रेशर इक्विवेलेंटली जनरेट होता है, इक्विवेलेंटली बैलेंस्ड होता है, इक्विवेलेंटली शेयर्ड होता है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ स्क्रू पंप। नाउ here different design of screw pump is given। you can see here it is a main rotor axle, ये मेन रोटर एक्सेल विच इज कपल्ड विद द मोटर। ओके, तो मोटर जब मेरा ऑन होगा तब मेरा ये जो मेन रोटर एक्सेल है ये भी मेरा रोटेट करना शुरू करेगा। जब ये मेन रोटर मेरा रोटेट करना शुरू कर रहा है तब ऑब्वियसली यहाँ पे जो स्क्रू थ्रेड तुम लोग देख रहे हो, यहाँ पे एक सिंगल स्क्रू थ्रेड दिया गया है, सिंगल स्क्रू दिया गया है, तब ये जो स्क्रू ये भी कंटिन्यूअसली रोटेशन करना शुरू करेगा। जब भी ये रोटेशन करना शुरू करेगा तब देखो ये दोनों, यहाँ पे ये मेरा रिजर्वर है, ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कवर जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कवर रहता है, क्योंकि अगर हम लोग इसको एयर में तो हम लोग स्क्रू पंप को नहीं रख सकते, क्योंकि स्क्रू पंप का एक चेंबर होता है, वो चेंबर के अंदर वो स्क्रू पंप एक प्लास्टिक कवर के अंदर रहता है। ये पेपर कवर स्ट्रिप है। पेपर कवर स्ट्रिप इसलिए स्क्रू हर एक थ्रेड के अंदर दिया जाता है क्योंकि अगर पेपर कवर स्ट्रिप नहीं देंगे तो ऑयल जो दोनों थ्रेड के बीच ट्रैप्ड होगा और उसके साथ ऑयल का थ्रेड का मेटल के साथ ऑयल का जब कनेक्शन होगा कंटिन्यूअस बेसिस में, तो उसमें जो थ्रेडिंग होता है वो थ्रेडिंग में कोरोजन हो सकता है, लॉसेस हो सकता है, राइट। दैट्स व्हाई सम पेपर कवर स्ट्रिप इज गिवन ऑन द थ्रेड। नेल एंड पेपर स्पाइरल, थ्रेड का जो बॉडी देखो, ये मेरा थ्रेड का ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो मेरा हॉराइजेंटल लाइन पोर्शन है ये मेरा थ्रेड का ऊपर वाला पोर्शन है, और ये जो मेरा थ्रेड का बॉडी है ये मेरा स्प्लाइन टाइप का है, राइट, स्प्लाइन शेप का है। तो ये स्प्लाइन शेप में नेल एंड पेपर स्पाइरल मतलब पेपर दिया जाता है, सेम पेपर कवर स्ट्रिप यूज किया जाता है। वुडन डावल कोर, ये जो मेरा शाफ्ट है दैट इज वो मेरा कवर हुआ रहता है वुडन डावल कोर से, मतलब शाफ्ट के ऊपर एक वुडन का कोर दिया जाता है। और यहाँ पे मेरा वाटर टर्बाइन व्हील मतलब जहाँ पे मेरा फ्लूइड डिस्चार्ज होके आएगा। दिस इज माय बियरिंग सपोर्ट, कलेक्टर ट्रफ, पिलर एंड बेस प्लेट एंड प्लैंक लेग।
ये मेरा ऑयल का रिजर्वर है, तो यहाँ से मेरा फ्लूइड जब भी रोटर एक्सेल रोटेट करेगा, यहाँ पे मेरा ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द स्क्रू वैक्यूम इज जनरेटेड, एंड आफ्टर जनरेटिंग ऑफ वैक्यूम फ्रॉम द ऑयल चेम्बर द ऑयल इज एंटर्ड into this thread, and for the and oil is trapped in between this thread. जब ऑयल मेरा ट्रैप्ड हुआ, ये रोटर कंटिन्यूसली रोटेशन के वजह से ये मेरा कंटिन्यूस बेस में रोटेट करेगा और फ्लूइड को कंटिन्यूस बेसिस में एक प्रेशर क्रिएट, पीछे से एक थ्रस्ट देगा और ये फ्लूइड नीचे से लेकर ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कलेक्टर ट्रूफ में वो डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होने के बाद वो वाटर का टरबाइन व्हील, ये टरबाइन व्हील का ब्लेड के ऊपर पड़ेगा और ये टरबाइन कंटिन्यूस मोशन में रोटेट करना शुरू करेगा। टरबाइन अगर कंटिन्यूस मोशन में रोटेट करना शुरू करेगा तो टरबाइन के साथ जो शाफ्ट ऐड किया गया है वो शाफ्ट मेरा ऑल्टरनेटर के साथ ऐड हुआ रहता है, और टरबाइन अगर रोटेट करेगा तो कपलिंग के थ्रू से जो ऑल्टरनेटर का शाफ्ट रोटेट किया गया है वो ऑल्टरनेटर भी रोटेट करना शुरू करेगा। जब ऑल्टरनेटर रोटेट करना शुरू करेगा तब मेरा करंट प्रोडक्शन होगा। तो इस तरीके से हम लोग स्क्रू पंप का वर्किंग प्रिंसिपल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बिफोर गोइंग टू द एडवांटेज, वन सेकेंड। So before going to the advantages of the screw pump, I want to discuss about some more points of the screw pump. Look, first of all, sometimes the screw may encounter an undue thrust load. Means यहाँ पे जो देखो एटमॉस्फेरिक वेंटिंग दिया हुआ है, यहाँ पे एक वेंटिंग दिया हुआ है, यहाँ पे एक वेंटिंग दिया हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है कि स्क्रू पंप का जो जब रोटेशन, स्क्रू थ्रेड का जब रोटेशन होता है, उस रोटेशन के वजह से सम अमाउंट ऑफ एक्सेसिव लोड्स मेरा जनरेट होता है। एक उसके लिए हम लोग को या तो अनडिजायर्ड प्रेशर पीक हो जाता है। जो मेरा फ्लूइड अंदर में एंट्री करता है, चेंबर के अंदर एंट्री करता है, थ्रेड के अंदर ट्रैप्ड होता है, उस फ्लूइड में जो प्रेशर एक्चुअल में जनरेट होना चाहिए था उससे ज़्यादा जनरेट हो जाता है। अनडिजायरेबल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ जनरेट हो जाता है वो प्रेशर। इसके लिए हम लोग राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड में, देखो यहाँ पे राइट, मान लो ये अगर स्क्रू पंप तुम लोग के सामने सीधा सीधी है तो हम लोग राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में हम लोग एक बियरिंग यूज करते हैं। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में हम लोग थ्रेड यूज कर सकते हैं ताकि वो पंप का इनलेट से जो लिक्विड घुसता है, अगर मेरा प्रेशर ज्यादा जनरेट हो जाता है, मान लो यहाँ इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन में अगर मान लो प्रेशर ज्यादा जनरेट हो गया तो सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड शुड बी डिस्चार्ज फ्रॉम दिस एटमॉस्फेरिक वेंटिंग और द एयर शुड बी air should be discharged from the atmospheric venting. Again the same process will be continue, and after that if this is the last portion of the venting, अगर मेरा ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो गया तो हम लोग यहाँ से भी वो प्रेशर को हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं या वो प्रेशर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स वाई 2 atmospheric venting is given in this screw pump. Now I will discuss another thing. There is a 3 screw pump. What is the concept of this 3 screw pump? The concept of this 3 screw pump is here 2 idler screw is used. Sorry, here 1 idler screw is used and 2 driven screw is there. मतलब 3 को स्क्रू रहता है। एक जो स्क्रू है वो स्क्रू मेरा मोटर का शाफ्ट के साथ कनेक्ट होके रोटेट करता है, और वो स्क्रू के साथ दूसरा जो मेरा उस स्क्रू का मतलब मान लो ये मेरा मेन स्क्रू है, ये मेरा आइडलर स्क्रू है। इस स्क्रू का राइट हैंड में एक स्क्रू रहेगा, इस स्क्रू का लेफ्ट हैंड में एक स्क्रू रहेगा। तो ये अगर स्क्रू रोटेट करेगा तो राइट हैंड स्क्रू भी रोटेट करेगा, लेफ्ट हैंड स्क्रू भी रोटेट करेगा, जिसकी वजह से तीनों स्क्रू में, मान लो अगर सिंगल स्क्रू में 10 गो थ्रेड रहता है, डबल स्क्रू में 10-20 थ्रेड रहता है, थ्री स्क्रू पंप में तीनों स्क्रू रहता है तो 10-10-10। तो जहां पे सिंगल स्क्रू होगा वहां पे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ सक्शन वॉल्यूम शुड बी लेस कंपैरिजन टू द 2 स्क्रू पंप। सक्शन ऑफ वॉल्यूम शुड बी लेस कंपैरिजन टू द 3 स्क्रू पंप। पहला वाला 1 स्क्रू पंप में जो वॉल्यूम सक्शन वॉल्यूम जनरेट होता है वो थोड़ा कम होता है कंपैरिजन टू 2 स्क्रू पंप। 2 स्क्रू पंप में जो सक्शन वॉल्यूम जनरेट होता है वो थोड़ा कम होता है कंपैरिजन टू 3 स्क्रू पंप। तो क्योंकि यहाँ पे 10 गो थ्रेड है, सेकेंड में मेरा 20 गो थ्रेड है, थर्ड में मेरा 30 गो थ्रेड है, तो 10 गो थ्रेड में मेरा जितना वॉल्यूम ऑफ ऑयल ट्रैप्ड होगा, दो स्क्रू में मतलब 20 गो थ्रेड में मेरा उससे ज्यादा डबल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मेरा ट्रैप्ड होगा, तीनों स्क्रू में उससे ट्रिपल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ट्रैप्ड होगा, जिसके वजह से हाई वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड शुड बी कंप्रेस्ड, और हाई वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कैन बी कंप्रेस्ड बाय
three screw pump. This is the main advantage of the three screw pump. And one another thing, the manufacturing of a three spindle screw pump is costly. These are the disadvantage also कि जहाँ पे सिंगल स्क्रू हम लोग यूज कर रहे हैं उसका दाम अगर 5 रुपया है, तो अगर हम लोग वहाँ पे डबल स्क्रू यूज करते तो उसका दाम मे बी ऑब्वियसली 10 रुपया होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 10 थ्रेड है, यहाँ पे भी 10 + 10 20 थ्रेड है, तो 10 रुपया होगा। जहाँ पे ट्रिपल स्क्रू यूज करते वहां पे हम लोगों का और भी उससे ज्यादा दाम पड़ेगा ट्रिपल स्क्रू पंप में, मतलब थ्री स्क्रू पंप में। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द थ्री स्पिंडल स्क्रू पंप इज मोर कॉस्टली मोर देन द टू स्क्रू पंप एंड वन स्क्रू पंप, but these are the disadvantage. But here it is used also for the specialized application where the low flow rate is required. थ्री स्क्रू पंप वहां पे यूज होता है जहां पे बहुत स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन होता है, जहां पे मुझे कम फ्लो रेट का जरूरत पड़ता है, जहां पे मुझे प्रेशर पल्सेशन नहीं जरूरत पड़ता है। प्रेशर पल्सेशन का मतलब क्या है, मान लो डिस्चार्ज पाइप से सर्टेन सेकेंड में जो फ्लूइड मेरा डिस्चार्ज हो रहा है उसका प्रेशर है 5, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड या 5 सेकंड के बाद उसका प्रेशर 7 हो गया, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड या 5 सेकंड के बाद उसका प्रेशर मेरा 8 या 10 हो गया, फिर वो मेरा प्रेशर घट गया। टाइम टू टाइम अगर प्रेशर वेरी करता है तो दैट इज कॉल्ड प्रेशर पल्सेशन। तो जहां पे मेरा प्रेशर पल्सेशन रिक्वायर्ड नहीं है और जहां पे मेरा फ्लो रेट लो है, मतलब कम फ्लो रेट चाहिए, वहां पे हम लोग थ्री स्क्रू पंप को यूज करते हैं। मोस्टली दिस थ्री स्क्रू पंप्स आर यूज्ड ओनली फॉर 250 बार प्रेशर, 250 बार प्रेशर एंड समटाइम्स एज हाई एज 400 बार, 250 बार से लेकर 400 बार प्रेशर जनरेट करने के लिए हम लोग थ्री स्क्रू पंप को यूज करते हैं। और पंपिंग और हायर विस्कोसिटी ऑयल में डिरेट द पंप कंसिडरेबली, मतलब हायर विस्कोसिटी ऑयल को हम लोग यहाँ थ्री स्क्रू पंप में ज्यादा यूज करते हैं। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द स्क्रू पंप। First advantage is it has a good efficiency of about 80 to 85%, which depend upon the viscosity of the liquid and pressure head of the pump. Its efficiency क्या है, 80 to 85% होता है। It has a flow range of 10 to 1500 liters per minute, 10 से 1500 लीटर पर मिनट हो सकता है। तो 10 लीटर पर मिनट भी हम लोग वहां पे, क्योंकि लो फ्लो रेट में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम जहां पे ज्यादा फ्लो रेट है वहां पे भी हम लोग थ्री स्क्रू पंप को यूज करते हैं ड्यूरिंग टू द रोटेशन, क्योंकि रोटेशन देखो नेक्स्ट पॉइंट वही रोटेशन है। इट हैज अ स्पीड ऑफ 750 टू 3500 आरपीएम। अगर मैं रोटेशन को कम करूंगा तो मेरा सक्शन कम होगा, सक्शन कम होगा तो मेरा कम फ्लूइड एंट्री करेगा इनलेट से, अगर कम फ्लूइड एंट्री करेगा तो मेरा डिस्चार्ज भी मेरा कम होगा। तो यहाँ पे 10 से 1500 जैसे वेरी कर रहा है, वहां यहाँ पे स्पीड भी वैसे ही वेरी कर रहा है 750 से लेकर 3500 आरपीएम तक। इट हैज अ हाई सक्शन कैपेबिलिटी, मतलब बहुत ज्यादा सक्शन कर सकता है, क्योंकि स्क्रू पंप का जो दोनों थ्रेड के बीच जो गैप है स्क्रू पंप का थ्रेड का शेप क्या है, स्प्लाइन टाइप का। तो स्प्लाइन मतलब तुम लोग समझो, स्प्लाइन मतलब उसका जो कर्व का जो पोजीशन है, वो जो शेप है, वो दोनों थ्रेड के बीच जो गैप है वो भी वेरिएशन है, वो सबसे ज्यादा। जहां पे गियर में कांस्टेंट थ्रेड के वजह से जो गैप रहता है वो गैप बहुत कम होता है, बट स्क्रू थ्रेड में जो स्प्लाइन कर्व है, वो जो स्पेस जनरेट होता है, वो स्पेस एक सिंगल स्पेस के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखेंगे वो स्पेस मेरा कांस्टेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड उस स्पेस के अंदर ट्रैप्ड होता है वो मेरा हाई सक्शन कैपेबिलिटी होता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लूइड उस स्क्रू पंप का दोनों थ्रेड के अंदर सक्शन हो सकता है। सो इट हैज हाई सक्शन कैपेबिलिटी, इट रन वेरी क्वाइटली एंड रिलायबल एंड रोब्यूस्ट, बहुत शांत प्रोसीड्यूर होता है, कोई नॉइज नहीं होता ये पंप का वर्किंग के टाइम पे। एंड दिस पंप इज सेल्फ प्राइमिंग, सेल्फ प्राइमिंग मतलब ऑटोमेटिक इसके अंदर प्राइमिंग होता है। प्राइमिंग मतलब ऑटोमेटिक, ये जब भी मान लो मेरा प्रोसेस मेरा क्लोज्ड हो गया तो जो फ्लूइड मेरा उस पंप के अंदर रह गया है, अगर हम लोग रोटर को कंटिन्यूअस मोशन देंगे तो स्क्रू मेरा रोटेट करना शुरू करेगा। जब स्क्रू रोटेट करना शुरू करेगा, जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड मेरा उस चेंबर के अंदर बचा रह गया है, रिमेनिंग एग्जिस्ट ऑफ द फ्लूइड, that can be fully discharged by the motion of the screw pump from inlet to the outlet. That's why the pump is called self priming. What are the application? The application of screw pumps are, screw pumps find considerable application in machinery lubrication, fuel oil transport. Second, powering of hydraulic machinery, conveyance of high temperature and viscous fluid like asphalt and residual oils in refinery. They find extensive use in ships,
कॉमर्शियल वेसल्स मैंने क्या बोला था, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन में हम लोग बार बार हमेशा यूज करते, तो शिप्स का एप्लीकेशन में, कॉमर्शियल वेसल का एप्लीकेशन में बर्ग्स टू हैंडल लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड हाइड्रोलिक fluid. So this is the these are whole are the application advantage working principle, application advantage working different design, working of screw pump, types of screw pump, introduction. So if you have get any question in your semester examination, they describe the working principle and application advantage of the screw pump, we can start from here and we can end you don't have to give this different design of screw pump, because you have to only draw in this schematic diagram. अगर ये schematic diagram हम लोग ड्रॉ करेंगे और हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल को समझाएंगे तो हम लोग को फुल मार्क्स मिलेगा. तो हम लोग अभी एक छोटा सा एनिमेशन वीडियो देखेंगे स्क्रू पंप का, कि स्क्रू पंप मेरा किस तरीके से काम करता है, और जब स्क्रू रोटेट करता है तब प्रोग्रेसिव मोशन मेरा कैसे होता है, वो हम लोग थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे. देखो The model of a double screw pump is depicted. The shown model has two inlets and an outlet. The pump has two screw rotors. One rotor this is two screw pump, okay, right, while the other rotor is driven by timing gears. these are the timing gears. I am just telling you something that टाइमिंग गियर्स मतलब क्या है, जो स्क्रू पंप को डायरेक्ट हम लोग मोटर का शाफ्ट के साथ तो ऐड नहीं करते, बीच में हम लोग एक कपलिंग लगाते, गियर लगाते, तो वो टाइमिंग गियर्स होता है. टाइमिंग गियर्स का काम क्या है, देखो यहाँ पे एक गियर है जो गियर मेरा शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है, तो ये गियर जिस तरीके से रोटेशन करेगा उस बेसिस में ये गियर रोटेशन करेगा, ये गियर रोटेशन करेगा. तो ये यहाँ पे हम लोग हेयरिंग बोन गियर यूज करते हैं, या ध्यान रखना स्क्रू पंप में हम लोग हेयरिंग बोन गियर यूज करते हैं. तो ये दोनों गियर जब रोटेट करेगा एज ए स्पेसिफिक टाइमिंग, ये स्क्रू पंप मेरा ये जो स्क्रू है वो रोटेट करेगा. In its working, liquid is drawn into spaces in between threads at the suction end. देखो यहाँ पे स्काई कलर में फ्लूइड ट्रैप्ड हुआ है, लिक्विड इज ट्रैप्ड इन द स्पेसेस बिटवीन द थ्रेड्स एंड एक्चुअली प्रोग्रेस टुवर्ड्स द आउटलेट. Liquid is then discharged at the outlet. The screw pump working across one pair of mating threads is depicted above. देखो यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो प्रोग्रेसिव मोशन हो रहा है, Across all the pairs. बट रोटेशन स्पिंडल का जो रोटेशन हो रहा है दैट इज रोटेटिंग, बट द मोशन इज लीनियर, द मोशन इज प्रोग्रेसिव. The description is a simplified extract from the positive displacement pump training course developed by Yesian Graphitek. The actual tutorial covers a large variety of pumps and provides. Okay, last minute we will again see animation of 1 minute 37 seconds का एक एनिमेशन है, वो हम लोग देखेंगे. देखो यहाँ पे दोनों स्क्रू यहाँ पे रोटेट कर रहा है, राइट. दिस इज माई देखो यहाँ पे दोनों स्क्रू रोटेट कर रहा है, और जो फ्लूइड मेरा यहाँ से एंट्री हो रहा है, यहाँ से एंट्री होने के बाद वो फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है. देखो फ्लूइड एंट्री हुआ, एंट्री होने के बाद दोनों स्क्रू के बीच ट्रैप हुआ, और ट्रैप होने के बाद वो फुल कंटिन्यूअसली कंप्रेस्ड होते होते प्रोग्रेसिव मोशन को मेंटेन करके यहाँ से वो डिस्चार्ज हो रहा है. दिस इज माई स्क्रू पंप. यहाँ पे हम लोग एक टाइमिंग गियर यूज करते हैं, जो टाइमिंग गियर मेरा शाफ्ट के साथ मोटर का शाफ्ट के साथ कपल रहता है और वो रोटेट करता है, तो ये स्क्रू मेरा रोटेशन होता है. देखो यहाँ पे किस तरीके से फ्लूइड एंट्री करके कैसे स्प्रेड आउट होके दोनों स्क्रू का थ्रेड के बीच ट्रैप होता है, वो यहाँ पे दिखाया गया है. जो फ्लूइड डिस्चार्ज पोर्ट से डिस्चार्ज नहीं होता है, देखो और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो फ्लूइड डिस्चार्ज ऑयल से डिस्चार्ज नहीं होता है वो क्या होता है, फिर रिवर्ट करता है, रिटर्न करके वो फिर अपना ऑयल चेम्बर में चल जाता है. So these are the actual view of the screw pump and these are the actual working principle of the screw pump. So now I am concluding my class
and thank you for attending my class. Have a nice day, stay home and save life. If you have any question, you can ask in Zoom class for the question answer interaction session. Thank you.